हेलो फ्रेंड्स। सरफेस केमिस्ट्री में पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था सरफेस केमिस्ट्री, तो उसमें अधिशोषण के बारे में हमने चर्चा की। आज हम देखेंगे अधिशोषण के प्रकार। देखिए अधिशोषण को किस बेस पर अपन डिवाइड करेंगे। ये जैसे कोई ठोस अधिशोषक पदार्थ है और इस पर जैसे मान लीजिए कोई दूसरे अधिशोषक के कण हैं और ये आकर के इस पर अधिशोषित हो रहे हैं, इस पर चिपक रहे हैं। तो यहां पर इस अधिशोषक, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं अधिशोषक के मॉलिक्यूल्स और ये अधिशोषक, इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड आकर्षण बल, भाई दोनों चिपक रहे हैं तो दोनों के बीच में कोई ना कोई आकर्षण बल तो लग रहा होगा। और ये दोनों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है, ये कौन सा आकर्षण बल है? इस आकर्षण बल के आधार पर हम अधिशोषण को डिवाइड करेंगे दो भागों में। नंबर एक, भौतिक अधिशोषण। पहला है अपना भौतिक अधिशोषण, तो दूसरा इसका हो जाएगा रासायनिक अधिशोषण। इसको रसोशोषण या लेग्म्यूर अधिशोषण भी कहा जाता है। भौतिक अधिशोषण किसे कहेंगे? जब अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहे हैं, या अगर कोई भौतिक बंध बन जाए, ये मान लीजिए वान डेर वाल बंध बन गया। यदि अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य वान डेर वाल दुर्बल बंध होता है, दुर्बल वान डेर वाल बंध का निर्माण होता है, तो उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। और अगर उसके मध्य प्रबल रासायनिक बंध का निर्माण होता है, रासायनिक जैसे सहसंयोजी बंध है, प्रबल बंध होते हैं, अगर प्रबल रासायनिक बंध का निर्माण होगा तो उसे हम कहेंगे रासायनिक अधिशोषण। सीधा सी दो प्रकार है। अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य यदि दुर्बल वान डेर वाल बंध बन रहे हैं तो वो भौतिक अधिशोषण होगा। अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य यदि प्रबल रासायनिक बंध बन रहे हैं तो वो रासायनिक अधिशोषण होगा। तो ये इस आधार पर हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब देखिए दोनों में डिफरेंट क्या क्या है। भौतिक और रासायनिक अधिशोषण दोनों में क्या क्या अंतर है? देखिए नंबर एक, पहला अंतर हमने देख लिया। भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य एवं अधिशोषक के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बंध का निर्माण होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में प्रबल रासायनिक बंध का निर्माण होता है। डिफरेंट हो गया दोनों के मध्य। भौतिक अधिशोषण में दुर्बल वान डेर वाल बंध बनेंगे, रासायनिक अधिशोषण में प्रबल रासायनिक बंध बनेंगे। नंबर दो, जो भौतिक अधिशोषण होते हैं ये विशिष्ट नहीं होते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट होते हैं। अब यहां पर देखो विशिष्ट होने का क्या मतलब है। विशिष्ट होने का मतलब ये है कि ये जैसे अधिशोषक है और इस पर जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सभी गैसें आई और सबका अधिशोषण हो गया समान रूप से, कोई सी भी गैस हुई, तो उसको तो हम कहेंगे कि विशिष्ट नहीं है, क्योंकि किसी विशेष गैस का अधिशोषण नहीं हो रहा है, सबका हो रहा है। और अगर यहाँ पर किसी एक विशेष गैस का ये अधिशोषण होता है तो हम उसको कहते हैं कि ये विशिष्ट है। तो चूंकि भौतिक अधिशोषण में वान डेर वाल बंध बढ़ते हैं, वान डेर वाल बंध यानी प्लस आंशिक प्लस और आंशिक माइनस के मध्य, प्लस माइनस के मध्य आकर्षण होता है, तो वो तो चाहे कोई सी भी गैस हो, चाहे ऑक्सीजन गैस है चाहे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन का भी वान डेर वाल बनेगा तो नाइट्रोजन का भी बनेगा, उत्कृष्ट गैसों के सभी के बनेंगे, तो चाहे कोई सी भी गैस हो सभी का अधिशोषण होगा। यानी यहाँ पर कोई विशेष नहीं है, सारे एक समान है, जबकि ये विशेष है। यहां पर जैसे अपने पास में अधिशोषक है और यहां पर कौन से बंध बन रहे हैं? रासायनिक जैसे सहसंयोजी बंध बन रहे हैं, तो सहसंयोजी बंध बनाने के लिए तो साझेदारी के लिए इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहां पर केवल उसी गैस का अधिशोषण होगा जिसके पास में सहसंयोजी बंध बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन है। जैसे इसके कोई ए गैस है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन है तो इसी का अधिशोषण होगा। दूसरी गैस है बी, इसके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है बंध बनाने के लिए, तो बी का अधिशोषण नहीं होगा। यानी यहां पर जो गैस ए है वो विशेष है, अर्थात रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट होता है और जबकि भौतिक अधिशोषण विशिष्ट नहीं होता है। दोनों में डिफरेंट हो गया। भौतिक अधिशोषण एक प्रकार का भौतिक प्रक्रम है, एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया है, जबकि रासायनिक अधिशोषण एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। आप ये कह सकते हैं कि रासायनिक विक्रिया है एक तरह की, ये केमिकल रिएक्शन है।
जबकि ये एक भौतिक चेंज है। भौतिक प्रक्रम है तो आप ये कह सकते हैं कि ये वापस कैसे होंगे, उत्क्रमणीय होंगे। जबकि रासायनिक अभिक्रिया है तो ये कैसे होंगी, अनुत्क्रमणीय होंगे। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। दोनों में डिफरेंट हो गया ये। यहां पर देखो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, जबकि यहां पर रिएक्शन हो रही है। जो भौतिक अधिशोषण है ये बहुपर्तीय होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण होता है एकल परतीय। देखो कैसे, भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, ये अधिशोषक है, मान लो कोई भी गैस आएगी वान डेर वाल्स बंध के द्वारा चिपक जाएगी। जैसे चुंबक के ऊपर लोहे का बुरादा चिपकता है, वैसे ये मान लो चुंबक है और इस पर ये लोहे का बुरादा चिपका है, सेम वैसे ही होता है। अब इसके ऊपर लोहे के बुरादे के दूसरे कण भी चिपकेंगे, दूसरी परत भी बनेगी, उसके ऊपर और चिपकेंगे, तीसरी परत भी बनेगी, यानी बहुत सारी परत बन जाएंगी, तो बहुपर्तीय हो गया ना। जबकि वो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो उसमें अभी हमने बात की थी कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनते हैं। तो ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, तीन इलेक्ट्रॉन है सतह पर, तीनों इलेक्ट्रॉनों से ये एक एक बंध बन गया। अब इसके ऊपर और कोई लेयर नहीं बनेगी। अगर यहां पर कोई मॉलिक्यूल है तो इसके साथ में साझेदारी कैसे कर सकता है, यानी दूसरी लेयर भी नहीं बनेगी, केवल और केवल मात्र एक ही परत का निर्माण होगा, एकल परतीय होता है ये बोल सकते हैं। अधिशोषण में हमने पढ़ा था कि ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, यानी इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसे अपन पृष्ठीय ऊर्जा भी बोल सकते हैं। वो पृष्ठीय ऊर्जा इस भौतिक अधिशोषण की तो कम होती है, लगभग 40 किलो जूल प्रति मोल मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होती। 40 किलो जूल प्रति मोल पृष्ठीय ऊर्जा का मान भौतिक अधिशोषण के लिए 40 किलो जूल प्रति मोल से कम होता है हमेशा, जबकि रासायनिक अधिशोषण के लिए 80 से लेकर के 240 किलो जूल प्रति मोल तक होती है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण की पृष्ठीय ऊर्जा कम होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण की पृष्ठीय ऊर्जा का मान अधिक होता है, ये बोल सकते हैं। अगला अंतर आप बता सकते हैं टेम्परेचर का, ताप का प्रभाव। अगर टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण की जो दर है, भौतिक अधिशोषण की दर कम हो जाएगी। अधिशोषक और अधिशोषक वान डेर वाल्स बंध के द्वारा जुड़े हुए थे दोनों, जैसे आप गर्म करोगे तो वान डेर वाल्स बंध टूट जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो अधिशोषण वापस अपोजिट हो गया। जबकि यहां पर क्या होगा, ये एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है, और रिएक्शनों के लिए हम पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का तो वेग बढ़ेगा, यानी ये अधिशोषण ज्यादा होगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसका ताप बढ़ा रहे हैं, तो जो अधिशोषण की दर है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है, और टेम्परेचर में वृद्धि करने से केमिकल रिएक्शन में वृद्धि होती है। इसके अलावा आप जैसे अपन ये कह रहे हैं कि ये तो एक केमिकल रिएक्शन है, ये एक फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें सक्रियण ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी अपने को। पढ़ लिया हमने, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो तो उसमें सक्रियण ऊर्जा चाहिए, जबकि यहां पर कोई सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। अर्थात भौतिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि रासायनिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये देख लीजिए, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में कुछ 7-8 डिफरेंट है, नॉर्मली इजी डिफरेंट है, आप देख लीजिए। फिर उसके बाद में अधिशोषण के प्रकार कंप्लीट हो गए। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, इसी वीडियो में अपन 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो अधिशोषण का प्रकार है, एक अधिशोषण को प्रभावित करने वाले, वो भी छोटा सा टॉपिक है, 3-4 कारक हैं अधिशोषण को प्रभावित करने वाले, वो भी साथ में पढ़ लेते हैं। तो इस वीडियो का दूसरा टॉपिक प्रभावित करने वाले कारक। ज्यादा कारक नहीं, बस 5 कारक। नंबर 1, सबसे पहला कारक है अधिशोष्य की प्रकृति। ज्यादातर जो अधिशोषण होते हैं उसमें अधिशोष्य गैस होता है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि गैस की प्रकृति।
पहले देख लीजिए कारक कौन कौन से। नंबर 2, दूसरा कारक है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक का पृष्ठीय या आप बोल सकते हैं सतह का क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल। नंबर 3, टेम्परेचर, तापमान। टेम्परेचर के द्वारा भी, वैसे तो अभी अपन ने पढ़ दिया टेम्परेचर के द्वारा क्या प्रभाव होता है, यहां पर एक बार अपन दोबारा से पढ़ेंगे। इसके अलावा दाब का प्रभाव, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है वो है अधिशोषक का सक्रियण, कि हमने अधिशोषक का सक्रियण किया है या नहीं किया। तो किसी गैस का ठोस पर जो अधिशोषण होता है वो कितना होगा, कितनी गैस उस पर अधिशोषित हो सकती है, ये इन 5 कारकों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, पहला उस गैस की प्रकृति, केवल भौतिक अधिशोषण के लिए है, केवल भौतिक अधिशोषण के लिए। ये जैसे कोई अधिशोषक है तो इस पर भौतिक अधिशोषण में अभी अपन ने पढ़ा कि सभी गैसों का अधिशोषण होता है, विशिष्ट नहीं होता है, लेकिन सभी गैसों में भी कुछ गैसों का अधिशोषण ज्यादा होता है, कुछ का कम होता है। अब इस पर सबसे ज्यादा अधिशोषण कौन सी गैस का होगा, वायुमंडल में सभी गैसें हैं, उनमें से ये सबसे ज्यादा अधिशोषण कौन सी गैस का करेगा। सबसे ज्यादा अधिशोषण ध्यान रखना हमेशा उस गैस का होता है जो सरलता पूर्वक द्रवित हो जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि जिसका क्रांतिक ताप अधिक होता है। क्रांतिक ताप वह ताप होता है जिससे कम ताप पर तो गैस द्रवित हो जाती है, लेकिन जिससे ज्यादा ताप पर द्रवित नहीं होती है, वो क्रांतिक ताप होता है। तो कौन सी गैस का अधिशोषण ज्यादा होगा, सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि वह गैस जिसका क्रांतिक ताप अधिक होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, HCl है, इन गैसों के क्रांतिक ताप अधिक है, तो इन गैसों का हमेशा अधिशोषण ज्यादा होगा। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इन गैसों के क्रांतिक ताप कम है तो इनके अधिशोषण भी हमेशा कम होंगे। तो सरल शब्दों में कह सकते हैं कि अधिक क्रांतिक ताप वाली गैसों का अधिशोषण ज्यादा होगा, कम क्रांतिक ताप वाली गैस का अधिशोषण कम होगा। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो गैस सरलता पूर्वक द्रवित हो जाती है उसका अधिशोषण ज्यादा होता है, जो सरलता पूर्वक द्रवित नहीं होती है उसका अधिशोषण कम होता है। प्रभावित करने वाला पहला कारक कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिसका क्रांतिक ताप ज्यादा है, जैसे SO2 सर्वाधिक क्रांतिक ताप वाले गैसें हैं, SO2 है, अमोनिया है, ये सर्वाधिक क्रांतिक ताप वाले गैसें हैं, तो हमेशा इनका अधिशोषण अधिक होगा। फिर जैसे HCl आ जाएगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, इनका अधिशोषण हमेशा ज्यादा होगा। दूसरा अधिशोषक का सतही क्षेत्रफल, यह आपका अधिशोषण होता है क्या है, इसकी सतह पर ही तो आकर के चिपकेंगे अधिशोषक अणु, तो सतह का क्षेत्रफल कितना आ गया इस पर भी डिपेंड करेगा। यह अधिशोषक था, मान लीजिए मैंने इसको बीच में से काट दिया तो अब अधिशोषण ज्यादा होगा क्योंकि सतह बढ़ गई। पहले जब इसको हमने काटा नहीं था तो अधिशोषण केवल चारों तरफ ही हो सकता था, अब चारों तरफ तो होगा ही जो सतह है, इसके अलावा ये जो दो नई सतह बनी है ना, ये वाली दोनों सतह, यहां पर भी अधिशोषण होगा। अर्थात जितना ज्यादा काटेंगे सतह का क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, सतही क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। सीधा सा है भाई, अगर सतह ज्यादा बड़ी है तो उस पर अधिशोषण ज्यादा हो जाएगा, अगर सतह छोटी है तो उस पर अधिशोषण भी कम होगा। अर्थात जो चूर्णित पदार्थ होता है, पाउडर होता है, इसको काट करके इसको छोटे छोटे टुकड़े बना दे, पाउडर बना दे, तो इसका सतह का क्षेत्रफल मैक्सिमम हो जाएगा। उस स्थिति में अधिशोषण भी मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। तीसरा कारक है टेम्परेचर, ये दोनों के लिए अलग अलग होता है, अभी हमने पढ़ा है भौतिक के लिए अलग और रासायनिक के लिए अलग होता है। यहां पर अपन इसको थोड़ा सा ग्राफ के द्वारा भी समझेंगे, दो ग्राफ बनाएंगे, एक भौतिक के लिए, ये भौतिक अधिशोषण के लिए, और ये रासायनिक के लिए। भौतिक के लिए अभी हमने पढ़ा कि अधिशोष्य और अधिशोषक दोनों दुर्बल वान डेर वाल्स बंध से जुड़े हुए। अब आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसको गर्म करेंगे, तो वान डेर वाल्स बंध तो दुर्बल टूट करके अलग अलग हो जाएंगे, यानी अधिशोषण क्या हो गया, कम हो गया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे अधिशोषण कम होगा। ये टेम्परेचर और ये है अधिशोषण, अधिशोषण की मात्रा है। यहां पर x तो होता है कि कितने ग्राम गैस अधिशोषित हो गई, और m है कि कितने ग्राम अधिशोषक पर, यानी ये m ग्राम अधिशोषक पदार्थ है और इस पर कोई x ग्राम गैस अधिशोषित हुई है। x और m का मतलब ये होता है,
ये अधिशोषण की दर होती है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भौतिक अधिशोषण हमेशा कम होगा, ये ग्राफ बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, अधिशोषण कम होगा। रासायनिक में भी अभी हमने पढ़ा था कि रासायनिक अधिशोषण एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इसमें तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता है, तो रासायनिक अधिशोषण भी बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ेगा। अगर आप टेम्परेचर में लगातार वृद्धि करते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है केमिकल रिएक्शन में भी कि उसके बाद में प्रोडक्ट का वापस विघटन शुरू हो जाता है। तो एक निश्चित ताप तक, जैसे इस तरह का ग्राफ बनेगा, लेकिन वो एक निश्चित ताप तक ही बनेगा। मान लीजिए वो टेम्परेचर है। अगर अब भी आप टेम्परेचर को लगातार बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की दर फिर वापस कम हो जाएगी। अर्थात रासायनिक अधिशोषण के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक निश्चित ताप तक, ताप में वृद्धि करने से अधिशोषण की दर बढ़ती है, परंतु उसके पश्चात अधिशोषण की दर में वापस से कमी होने लगती है। यह है भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के अधिशोषण पर टेम्परेचर का इफेक्ट। अगला है दाब का इफेक्ट। देखिए, दाब का सीधा सा प्रभाव होता है। दाब का प्रभाव उसको अपन अलग से विस्तार से और पढ़ेंगे थोड़ा सा। यह अधिशोषक है और मान लीजिए ये अधिशोष्य गैस है, इस गैस को अधिशोषित करना है अपने। यह अधिशोष्य है, यह अधिशोषक, इसे इस गैस को यहां इस सतह पर अधिशोषित करना है। तो मैं क्या करूं, यहां पर ऊपर से दाब डाल दूं, इस पर पिस्टन लगा करके दाब डाल दिया। अब दाब डालेंगे तो क्या होगा, गैस कहां जाएगी, गैस को मजबूरन नीचे आना पड़ेगा, संपीड़ित हो जाएगी गैस, और धीरे धीरे संपीड़ित होकर के गैस जाएगी कहां पर, इस अधिशोषक की सतह पर मजबूरन इसको चिपकना पड़ेगा। अर्थात दाब बढ़ाओगे तो अधिशोषण की दर बढ़ जाएगी, लेकिन एक निश्चित सीमा तक ही। दाब को बढ़ाते बढ़ाते आप इस पिस्टन को नीचे धकेलते 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 यहां तक ले आए, इसकी सतह तक ही। उसके बाद में भी अगर मैं, जैसे ये अधिशोषक था, पिस्टन को मैं दबाते दबाते यहां तक ले आया, अब मैं अगर और दबाऊं तो क्या अधिशोषण की दर बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। अब अधिशोषण स्थिर हो गया। उस दाब को कहते हैं संतृप्त दाब, सैचुरेटेड प्रेशर। यानी इनके लिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ये दाब और ये अधिशोषण, तो बढ़ेगा इस तरह से। दाब बढ़ाओगे तो अधिशोषण भी बढ़ेगा एक निश्चित सीमा तक, संतृप्त दाब तक। ये मान लीजिए यहां पर संतृप्त दाब होने के बाद में ये लीजिए, ये संतृप्त दाब हो गया। इसके बाद में, संतृप्त दाब के बाद में आप चाहे दाब में कितनी भी वृद्धि कर दो, अधिशोषण की दर में कोई वृद्धि नहीं होती है। संतृप्त दाब वह दाब होता है जिसके पश्चात अधिशोषण की दर स्थिर हो जाती है, उसे संतृप्त दाब कहा जाता है। दाब और अधिशोषण की दर के मध्य जो संबंध होता है, इसे समदाबी आरेख के द्वारा अपन फ्रोनलिक समीकरण के द्वारा आगे पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में विस्तार पूर्वक थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। और प्रभावित करने वाला पांचवा कारक है सक्रिय। जिस अधिशोषक पदार्थ पर हम किसी गैस का अधिशोषण कर रहे हैं, अधिशोषण करने से पहले उस अधिशोषक को सक्रिय करना, एक्टिवेटेड करना जरूरी होता है। अगर उसको हमने एक्टिवेटेड कर दिया तो उस पर अधिशोषण अधिक होगा, और अगर हमने उसका सक्रियण नहीं किया, उसको एक्टिवेटेड नहीं किया, तो अधिशोषण कम होगा। अब उसका सक्रियण कैसे करें? सक्रियण करने का देखो क्या मतलब होता है। सक्रियण करने का मतलब, एक तो उसके ऊपर जो अशुद्धियां जमा है, भाई जो अधिशोषक है उसकी सतह पर हो सकता है पहले से कुछ अशुद्धियां उपस्थित हो, तो एक तो उन अशुद्धियों को हटा दिया जाए ताकि अधिशोष्य को जमा होने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्थान उपलब्ध हो सके। तो सक्रियण करने का मतलब, सक्रियण करने का मतलब क्या हो गया? सक्रियण करने का एक मतलब तो यह हो गया कि अधिशोषक की सतह से अशुद्धियों को दूर हटाना। नंबर 2, जो अधिशोषक है उसकी सतह को खुरदरा करना। भाई ये जैसे अपना अधिशोषक है मान लीजिए, इस पर अधिशोषण करने से पहले इसकी जो सतहें होती हैं उनको अगर हम ऐसे खुरदरा कर देंगे तो अधिशोषण अधिक होता है, क्योंकि खुरदरा करने का मतलब इसका क्षेत्रफल बढ़ गया, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अभी हमने पढ़ाया अधिशोषण बढ़ेगा। तो एक अपन सक्रियण करने के लिए जो अधिशोषक पदार्थ होता है उसकी सतह को अपन क्या करेंगे? खुरदरा बढ़ा देंगे। और इसके अलावा तीसरा अपन सक्रियण करने के लिए उसको क्या कर सकते हैं? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसका बारीक पाउडर बना ले।
पाउडर बनाने से भी क्या होगा, सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ने से अधिशोषक का अगर सतही क्षेत्रफल बढ़ता है तो उस स्थिति में अधिशोषण अधिक होता है। ये हमने पढ़ लिया है। तो ये आज का अपना वीडियो, इसमें दो टॉपिक अपन ने क्लियर कर लिए। एक तो अधिशोषण के प्रकार, दूसरा अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। ये 4-5 कारक है। पहला देखो गैस की प्रकृति। ज्यादा क्रांतिक ताप वाली गैस का अधिशोषण ज्यादा होता है, बस एक ही लाइन याद रखनी है। अधिशोषक का सतही क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा अधिशोषण भी ज्यादा होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण कम होता है और रासायनिक बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक। दाब बढ़ाने से अधिशोषण बढ़ता है, और अधिशोषण करने से पहले अधिशोषक को एक्टिवेटेड करना चाहिए। कैसे? उसकी अशुद्धियां हटाकर, उसको खुरदरा करके, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उसको चूर्णित बना करके उसे सक्रिय करना चाहिए, एक्टिवेटेड करना चाहिए। तो ये आज का अपना वीडियो, जिसमें अपने अधिशोषण के 2 टॉपिक पढ़े हैं, अधिशोषण के प्रकार और उसको प्रभावित करने वाले कारक। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।